हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज की क्लास हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि आइडियोलॉजी का आपका 1.4 है। उसमें आपसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट की डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन इन टर्म ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, टाइप, डिग्री एंड नेचर। इसमें आपसे हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, मतलब श्रवण बाधिता क्या है, उसके बारे में पूछा है। उसकी परिभाषा आपको देनी है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, एज के टर्म में, टाइप, उसके प्रकार कितने हैं, ठीक है, डिग्री के आधार पर और उसकी प्रकृति के आधार पर। इन 5 प्रकारों पर आपको श्रवण बाधिता का वर्गीकरण भी पढ़ना है। उसके बाद उसकी कुछ परिभाषाएं पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि श्रवण बाधिता क्या होती है, ठीक है। श्रवण बाधिता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हम किसे कहते हैं वो हम सबसे पहले जानेंगे। तो कोई भी व्यक्ति या बच्चा सामान्य वातावरण में आपसी बातचीत को सुनने में असमर्थ होता है तो व्यक्ति की इस अवस्था को श्रवण बाधिता तथा उस व्यक्ति को श्रवण बाधित व्यक्ति कहते हैं। देखिए, जब कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो कि उसके इन्वायरमेंट में जो भी आवाज़ हो रही है उस आवाज़ को वो नहीं सुन पा रहा होगा, तो ऐसे ही व्यक्ति को हम श्रवण बाधित कहते हैं। जनरली आप सब भी जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये बधिर है, ठीक है। तो वही श्रवण बाधिता भी वही होती है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारी बातों को ना सुन पाए तो वो हो गया उसका जो दोष है, उस दोष को हम क्या कहते हैं, श्रवण बधिरता कहते हैं। और उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, श्रवण बाधिर व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके बारे में कुछ परिभाषाएं देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। वैसे बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सारी परिभाषाओं पर हम बात करेंगे। तो एक परिभाषा आपकी दी गई है भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में RCI कहते हैं। RCI का फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। RCI, जिसे आप भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं, उसकी एक परिभाषा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बार बार परीक्षाओं में आपकी पूछी जाती है। तो परिभाषा क्या है, चलिए बात करते हैं। जब बधिरता 70 डेसिबल हो तो उसे व्यावसायिक तथा जब 55 डेसिबल हो तो उसे शिक्षा के प्रयोग में लाना चाहिए। देखिए, RCI की जो परिभाषा थी उसमें कहा गया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बधिरता जो कि 70 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि पर सुनता है, ठीक है, मतलब 70 डेसिबल तक की ध्वनि को भी जो व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उनको कुछ व्यावसायिक शिक्षा में हम ले जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी श्रवण कोटि जो है वो 55 डेसिबल के करीब अगर है, तो ऐसे बच्चों को हम शिक्षा देंगे। देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 70 डेसिबल की आवाज़ देने पर भी अगर वो नहीं सुन पा रहा है, मतलब वो पूरी तरह से वो डेफ है, ठीक है, मतलब उसकी कान में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जा पा रही है, तो हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को हम क्या करेंगे, कोई ना कोई व्यवसाय सिखा देंगे, ठीक है, मतलब कोई ना कोई उनके अंदर ऐसा हुनर दे देंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। और अगर व्यक्ति की जो बधिरता है वो 55 डेसिबल के करीब रहेगी तो हम उनको क्या है, कुछ शिक्षा देंगे ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी परिभाषा है। चलिए अगली परिभाषा पे बात करते हैं। अगली परिभाषा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये परिभाषा आपकी RPWD 2016 के अनुसार है, जिसे RPWD का फुल फॉर्म होता है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी एक परिभाषा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, चलिए बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि 70 डेसिबल या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि पर सुनने की क्षमता रखता है तो उस व्यक्ति को श्रवण बधिरता के अंतर्गत लेते हैं। देखिए, आपका जो RPWD 2016 है वो कहता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 70 डेसिबल की ध्वनि से भी अधिक ध्वनि पर अगर वो सुन रहा है, ठीक है, मतलब वो क्या बच्चा ऐसा है कि वो 70 डेसिबल की ध्वनि देने पर भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, 70 डेसिबल की से ज़्यादा की ध्वनि वो सुन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ही हम श्रवण बाधिता के अंतर्गत लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगली परिभाषा है PWD 1995 के अनुसार,
ठीक है, ये PWD 1995 के अनुसार आपकी परिभाषा है। और तीनों परिभाषाएं RCI के अनुसार, RPWD के अनुसार और PWD के अनुसार, तीनों ही परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए तो बात करते हैं PWD 1995 के अनुसार क्या परिभाषा है। इसमें कहा गया था कि श्रवण बधिरता या मतलब श्रवण बधिरता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो 60 डेसिबल या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को सुनता है। ये आपका जो PWD 1995 था ये 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि पे बात करता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर को सुन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ही हम श्रवण बाधित कह देते हैं। तीनों की तीनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे बता दें कि ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन में बन सकता है। वो पूछ लेगा कि PWD जो है कितने डेसिबल तक की ध्वनि के बच्चों को श्रवण बाधिता के अंतर्गत लेता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि वो 60 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है अगर उस पर बच्चा सुनता है तो उसे वो श्रवण बाधिता के अंतर्गत लेता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका RPWD पे भी बनता है। RPWD पे भी वैसे पूछता है, जैसे इसकी फुल फॉर्म भी RPWD की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं आपसे पूछ लेगा कि जो RPWD 2016 है वो कितने वर्ष तक के मतलब कितने डेसिबल तक के बच्चों को क्या है श्रवण बाधिता के अंतर्गत लेता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि 70 डेसिबल। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, तो अब हम बात करेंगे श्रवण बाधिता होने के कारण पे। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे चल के इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। लेकिन अगर हम श्रवण बाधिता पढ़ रहे हैं तो हमें उसके रीजंस को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये श्रवण बाधिता होती क्यों है। ठीक है, बहुत सारे श्रवण बाधिता होने के बहुत सारे रीजंस हैं, हम कुछ कारणों पर अभी यहाँ पे आपसे बात करेंगे। चलिए पहला इसमें कारण है आपका गर्भपात कराने का प्रयास करना। ठीक है, उसके बाद है गर्भवती जो माँ है उसको मधुमेह की शिकायत होना, पोषण की कमी का होना, गर्भावस्था के दौरान अधिक तनाव का होना। अगर माँ जो है गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा तनाव में है तो भी उसका असर पड़ सकता है बच्चे के ऊपर। गर्भ के प्रथम 3 माह में बार बार एक्सरे करवाना, एक्सरे या सोनियोग्राफी, इसको ठीक कर लीजिएगा आप सभी। एक्सरे जो आपकी होती है, ठीक है, और सोनियोग्राफी करवाना, ये चीज़ें हैं। गर्भावस्था के दौरान नशे का अधिक सेवन या बिना सलाह के अनावश्यक दवाओं का सेवन, जैसे माँ प्रेग्नेंट है और वो क्या है बार बार जो है नशीली पदार्थों का कुछ सेवन कर रही है या बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ ऐसी दवाइयाँ जो है वो ले रही है। ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चे पर उसका असर जाएगा और हो सकता है कि बच्चा इन सारे रीजन्स की वजह से श्रवण बाधित हो जाए। चलिए बात करते हैं कुछ और कारणों पे। तो अगर हम इसमें बात करें कुछ और कारणों पे तो देखिए क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो बात करते हैं प्रसव का प्रदूषित स्थान पर होना। अगर जो प्रसव हो रहा है, ठीक है, उस समय जगह ठीक नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है तो भी हो सकता है कि बच्चा श्रवण बाधित हो जाए। पीड़ा अधिक अवधि तक होना। ठीक है, अगर बात करें शरीर का रंग नीला या पीला हो जाना, जैसे बच्चा है उसका जो शरीर का रंग है अगर वो मान लीजिए किसी भी रीजन्स की वजह से नीला व पीला पड़ जा रहा है तो उसकी भी वजह से वो हो सकता है बच्चा श्रवण बाधित हो जाए। आगे बात करते हैं कि गंभीर पीलिया रोग हो जाना। ठीक है, बच्चे को अगर मान लीजिए कि जन्म के बाद बच्चे को पीलिया रोग हो जा रहा है, ठीक है, तो भी उसकी वजह से बच्चा अगर उसकी बॉडी जो है वो उस रोग को ठीक ढंग से नहीं झेल पा रही है तो हो सकता है कि बच्चे में ये श्रवण बाधिता का विकार आ जाए। चलिए आगे बात करते हैं गिरने अथवा फिसलने के कारण मस्तिष्क पे चोट का लगना। अगर मान लीजिए कि गर्भवती महिला है वो गिर जाती है, ठीक है, या फिर बच्चा है जन्म के बाद अगर वो बच्चा गिर जाता है, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है कि बच्चे के मस्तिष्क पर कोई ऐसा असर पड़ जाए जिसकी वजह से बच्चा जो है बच्चे की सुनने की जो क्षमता है वो चली जाए। अगर हम बात करते हैं उचित शिशु का उचित टीकाकरण ना होना। देखिए टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। सही ढंग से टीकाकरण या सही समय पर टीकाकरण ना मिलने से भी बच्चे में क्या हो सकता है संभावना हो सकती है कि बच्चा जो है वो श्रवण बाधित हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हैं, आपके सिलेबस में ये टॉपिक एक दिया गया है, ठीक है, तो हम इसको जो है आगे के सिलेबस में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि श्रवण बाधिता होने के और भी क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस समझाने के लिए ये टॉपिक रखा गया है कि श्रवण बाधिता बच्चे में क्यों हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो आपका ये यूनिट दिया गया है, इस यूनिट में आपको ये इसके प्रकार से जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं।
चलिए तो बात करते हैं श्रवण दोष के प्रकार को मेनली 5 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग है आपका उम्र के आधार पर, आपके सिलेबस में ही डिफाइन किया गया है कि हमें उम्र के आधार पर पढ़ना है कि श्रवण बाधिता कितने प्रकार की होती है। उसके बाद सेकेंड टाइप में क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर भी डिवाइड किया गया है, बात करेंगे एक एक पे डिटेल में। प्रकृति के आधार पर भी बांटा गया है, श्रवण कोट के आधार पर, और हमें पढ़ना है कारण के आधार पर। तो हमें श्रवण बाधिता को इन 5 आधारों पर हमें श्रवण दोष के जो प्रकार हैं उसको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उम्र के आधार पर। तो उम्र के आधार पर श्रवण दोष क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए उम्र के आधार पर श्रवण दोष को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है जन्मजात श्रवण दोष। देखिए जन्मजात श्रवण दोष क्या होता है, जन्मजात श्रवण दोष होता है कि जब बच्चे को क्या है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही बच्चे में श्रवण दोष आ जाए, ठीक है। जैसे गर्भावस्था के दौरान ही माँ के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए या माँ अधिक तनाव में हो, जैसे कि अभी आपने पीछे रीजन पढ़ा उसके, माँ अधिक तनाव में हो या माँ नशीली दवाओं का सेवन कर रही हो, तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, या फिर माँ का गिर जाना, माँ को चोट लग जाना, ठीक है। तो इन सब वजह से अगर माँ को जो है बच्चा पैदा होने से पहले बच्चे में जो श्रवण दोष उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जन्मजात श्रवण दोष कहते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप पे, तो सेकंड टाइप है आपका ग्रहित श्रवण दोष। ग्रहित श्रवण दोष से यहाँ मतलब है एक्वायर्ड हियरिंग लॉस हम इसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। अगर हम बात करें ग्रहित श्रवण दोष की, तो ग्रहित श्रवण दोष ऐसा श्रवण दोष होता है जिसमें बच्चे को क्या है कि जन्म लेने के बाद बच्चे में किसी भी रीजन्स की वजह से अगर वो श्रवण बाधित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये बच्चा क्या है, ग्रहित श्रवण दोष के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ग्रहित श्रवण दोष के मतलब हमारा ये है कि जन्म लेने के बाद वातावरण में आने के बाद बच्चे को किसी भी रीजन्स की वजह से अगर वो श्रवण बाधित हो जाता है तो उसे हम कहेंगे ग्रहित श्रवण दोष है बच्चे को। चलिए बात करते हैं अगले पे, तो अगला है पूर्व भाषा श्रवण दोष। देखिए पूर्व भाषा श्रवण दोष क्या होता है, यहाँ लिखा गया है पूर्व। पूर्व का मतलब हमेशा क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब क्या है, पहले। और भाषा, पूर्व भाषा का मतलब है भाषा विकसित होने से पहले। अभी बच्चा भाषा को ठीक ढंग से सीखा भी नहीं है, उसके पहले ही बच्चे में श्रवण दोष हो जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पूर्व भाषा श्रवण दोष। चलिए बात करते हैं अगले पे, तो अगला है पश्च भाषा श्रवण दोष। पश्च भाषा श्रवण दोष, पश्च का मतलब होता है पीछे, मतलब हम कह सकते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप यहाँ से पश्च का मतलब लगाएंगे बाद में, भाषा विकसित होने के बाद, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में जो आपके सही गलत के प्रश्न आते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूर्व भाषा श्रवण दोष हम किसे कहेंगे, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा पश्च भाषा श्रवण दोष हम किसे कहेंगे, भाषा विकसित होने के बाद या भाषा विकसित होने से पहले, ठीक है। तो पश्च भाषा श्रवण दोष क्या होता है, भाषा विकसित होने के बाद। जैसे बच्चा क्या है कि 10-12 साल का हो गया है, उसके अंदर कुछ भाषाएं वो सीख लिया है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं कि अगर हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं तो जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, जैसे जिनकी उम्र लगभग 55 साल के करीब होती है, उनमें जो श्रवण दोष पाया जाता है वो आपका पश्च भाषा श्रवण दोष पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने तो भाषा सीख ली है, अब किसी ना किसी रीजन्स की वजह से उन्होंने क्या है अपनी सुनने की क्षमता को खो दिया है, ठीक है। भाषा विकसित होने के बाद जो श्रवण दोष होता है उसे ही हम पश्च भाषा श्रवण दोष कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे पूछा गया है इन दोनों में, ठीक है, कि वहाँ आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है ये इन दोनों पे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। जन्मजात और ग्रहित पे उतना ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्व भाषा और पश्च भाषा की, तो पूर्व भाषा और पश्च भाषा श्रवण दोष पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले टाइप पे, तो अगला टाइप है आपका क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर श्रवण दोष। देखिए अब हम बात करेंगे क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर, तो इसमें क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पे आपके जो होते हैं वो मेनली 5 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है, 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला आपका है अस्थिचालकता श्रवण दोष, ठीक है, अस्थिचालकता श्रवण दोष हम कहते हैं। दूसरा आपका है संवेदीय श्रवण दोष। तीसरा आपका है मिश्रित श्रवण दोष। चौथा आपका है कार्यात्मक श्रवण दोष।
और पांचवा आपका है केंद्रीय श्रवण दोष। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं, आप एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले समझेंगे अस्थिचालकता श्रवण दोष क्या है। अस्थिचालकता श्रवण दोष क्या होती है? कान के बाह्य या मध्य अथवा दोनों भागों में संरचनात्मक या कार्यात्मक रूप से कोई त्रुटि या विकार हो तो उसे हम अस्थिचालकता श्रवण दोष कहते हैं। देखिए अस्थिचालकता श्रवण दोष क्या होती है कि अगर कान के मध्य भाग, ठीक है, और कान के बाएं भाग में, इन दोनों में चाहे वो संरचनात्मक रूप से हो चाहे वो कार्यात्मक रूप से हो, अगर कोई भी त्रुटि या विकार पाई जाएगी तो उसे हम अस्थिचालकता श्रवण दोष कहेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका आउटर ईयर होता है, और प्लस आपका जो मिडिल ईयर होता है, आउटर ईयर और मिडिल ईयर में अगर जो है किसी भी रीजन्स की वजह से, चाहे वो संरचनात्मक कोई दोष पाया जाए या कार्यात्मक रूप से कोई दोष पाया जाए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कार्यात्मक और संरचनात्मक को समझने का प्रयास करेंगे तो कार्यात्मक है कि जैसे उसके फंक्शन में कोई त्रुटि पाई जाए, वो कान जो है, कान की जो सुनने की प्रक्रिया है वो ठीक ढंग से ना हो रही हो, उसके वजह से बच्चा जो है नहीं सुन पा रहा हो, या फिर अगर हम संरचनात्मक की बात करें तो कान के बनावट में अगर कोई विकार हो जिसकी वजह से बच्चा श्रवण बाधित हो जाए, ठीक है। तो कोई भी रीजन्स की वजह से, चाहे वो संरचनात्मक हो चाहे वो कार्यात्मक हो, लेकिन कान के बाह्य और मध्य भाग में अगर विकार होने की वजह से श्रवण दोष होता है तो उसे ही श्रवण दोष को हम क्या कहते हैं? अस्थिचालकता श्रवण दोष कहते हैं। इंपॉर्टेंट है और बार बार ये आपसे पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा संवेदीय श्रवण दोष। संवेदीय श्रवण दोष क्या होता है? कान के विशेष रूप से अंतःभाग में उसकी बनावट अथवा कार्यात्मक रूप में विकार होने से संवेदीय श्रवण दोष होता है। देखिए बात करते हैं संवेदीय श्रवण दोष की, तो संवेदीय श्रवण दोष क्या होता है कि जब कान के अंतःभाग में विकार हो, कान का, जैसे कान के 3 पार्ट होते हैं, देखिए 2 पार्ट तो इसमें आपके आ गए अस्थिचालकता में, बाह्य भाग और मध्य भाग तो अस्थिचालकता में आ गया, बचा क्या? अंतःभाग। अंतःभाग किस में आ जाएगा? संवेदीय श्रवण दोष में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी है आपका जानना, बस आपको एक बार यहाँ पे फोकस करके जो है वो चीज़ों को आपको सुनना है, तो ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मैंने बताया कि जो अस्थिचालकता है, अस्थिचालकता में मैंने 2 को इंक्लूड किया, कान के 3 पार्ट होते हैं तो मैंने 2 पार्ट को इसमें इंक्लूड कर दिया, पहले पार्ट को और सेकंड पार्ट को, ठीक है। बाह्य पार्ट को जो है, मतलब बाह्य और मध्य को मैंने अस्थिचालकता में वो बता दिया आपको। अब कान का कौन सा पार्ट बचा? अब हम बात करेंगे तो कान का जो है वो अंतःभाग बच रहा है, तो अंतःभाग किस में आ जाएगा? संवेदीय श्रवण दोष में। तो कान के अगर जो कान का जो क्या कहते हैं अंतःभाग है, अगर उसमें किसी भी रीजन्स की वजह से, चाहे संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से, अगर उसमें कोई भी विकार पाया जाएगा तो वो आपका संवेदी श्रवण दोष हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मिश्रित श्रवण दोष की। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला जुला रूप, ठीक है। तो मिश्रित श्रवण दोष क्या हो जाएगा? जिसमें तीनों भागों में किसी भी भाग में अगर विकार पाया जाएगा तो वो मिश्रित में आ जाएगा, चाहे आपके बाएं भाग में कोई विकार पाया जाए, चाहे आपके अंतःभाग में कोई विकार पाया जाए, ठीक है, चाहे आपके मध्य भाग में कोई विकार पाया जाए, मतलब कान के तीनों पार्ट में से किसी भी पार्ट में अगर आपका विकार पाया जा रहा है तो उसे हम मिश्रित श्रवण दोष कह देते हैं। चलिए बात करते हैं कार्यात्मक श्रवण दोष की। देखिए कार्यात्मक श्रवण दोष में क्या होता है? यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें कान का कोई भी भाग ना तो क्षतिग्रस्त होता है, ना ही उसकी बनावट में कोई असमानता होती है। इसलिए जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं आपसे कार्यात्मक श्रवण दोष की, तो कार्यात्मक श्रवण दोष ऐसा होता है जिसमें बच्चे का कोई भी भाग ना तो क्षतिग्रस्त होता है, ना तो उसकी बनावट में कोई असमानता होती है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा भ्रम होता है कि वो चीज़ों को नहीं सुन पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही श्रवण दोष को हम क्या कहते हैं? कार्यात्मक श्रवण दोष कहते हैं। यहाँ पे समझना आपको कार्यात्मक श्रवण दोष में बस इतना है कि अगर बच्चा जो है, बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं है, ना तो संरचनात्मक रूप से उसको कोई विकार है, ना तो कार्यात्मक रूप से उसके कान में कोई विकार है, लेकिन फिर भी बच्चा कहे कि वो नहीं सुन पा रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चा कार्यात्मक श्रवण दोष का शिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका केंद्रीय श्रवण दोष।
केंद्रीय श्रवण दोष क्या होता है कि जब अंतःकरण के ब्रेन स्टेम के द्वारा मस्तिष्क के अंदर तक सुनने के मार्ग में जो क्षति होगी उसे हम केंद्रीय श्रवण दोष कहते हैं। जो हमारा सेंटर है, जैसे हम सुनते हैं तो ब्रेन जो होता है उस जो कुछ भी हम सुनते हैं उसको हमें सुनने का जो है वो ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट होता है जिसके द्वारा हम चीज़ों को सुनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय श्रवण दोष क्या होता है कि जो ब्रेन स्टेम के द्वारा मस्तिष्क के अंदर जो सुनने का मार्ग होता है, अगर उसमें कोई विकार आ जाता है तो उसे हम केंद्रीय श्रवण दोष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो अगला है श्रवण कोड के आधार पर श्रवण दोष। ठीक है, यहाँ पे हमें जानना है श्रवण कोड के आधार पर श्रवण दोष क्या होता है। देखिए इसमें बहुत सारे जो हैं वो दिया गया है, जैसे WHO के अनुसार इसमें दिया गया है। आगे हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस में अमेरिकन नेशनल जो है स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें हैं, क्योंकि हमें क्या है लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो है इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, हम वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें श्रवण कोड के आधार पर श्रवण दोष के प्रकार में बात करें इंपॉर्टेंस की, तो WHO के अनुसार जो है वो बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई बच्चा 0 से 25 डेसिबल तक आता है, ठीक है, यहाँ पे आप DB इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे DB आप इंक्लूड कर लीजिएगा। तो ये जनरल के अंतर्गत आएगा। 26 से 40 आता है तो ये माइल्ड के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं 41 to 55 आता है तो वो मॉडरेट के अंतर्गत आएगा। 56 to 70 आता है तो सीवियर, और 71 to 90 आता है तो प्रोफाउंड, और 90 अबव जाता है तो वो प्रोफाउंड है। अगर हम बात करते हैं आपसे तो हिंदी में तो ये आपका सामान्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो ये अल्प हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो आपके जनरल होते हैं वो सामान्य आपका हो जाएगा। माइल्ड की बात करते हैं तो ये अल्प की कैटेगरी में माइल्ड आपका आता है। ठीक है, ऐसे ही मॉडरेट की बात करते हैं तो मॉडरेट आपका अल्पतम की श्रेणी में आपका मॉडरेट आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 56 to 70 तो ये आपका गंभीर आ जाता है। उसके बाद आपका आता है प्रोफाउंड की बात करें तो अत्यधिक गंभीर। उसके बाद प्रोफाउंड डेफ क्या हो जाता है, ये जो पूर्ण रूप से आपके श्रवण बाधित होते हैं, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी सुनाई ना दे उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफाउंड डेफ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आता है आपका 4th नंबर पे आपका आता है प्रकृति के आधार पर श्रवण दोष। देखिए प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मंद गति से होने वाला, एक होता है अचानक होने वाला। मंद गति से होने वाला श्रवण दोष क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ जो है वो बच्चा जो है धीरे धीरे श्रवण बाधित हो। ठीक है, तो वो आपका मंद गति से होने वाला श्रवण दोष हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पर्सन ऐसे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है शुरू में वो सुन रहे होते हैं बट धीरे धीरे करके जो है उनकी सुनने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे खो जाती है। तो मंद गति से होने वाले श्रवण दोष के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है। आगे बात करते हैं तो अचानक श्रवण दोष। अचानक श्रवण दोष क्या होता है कि एकाएक किसी दुर्घटना की वजह से, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि अचानक व्यक्ति की सुनने की क्षमता चली गई। ठीक है, या मान लीजिए कि कान में कोई फोड़ा हो गया, ठीक है, उसकी वजह से उसका घाव इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से अब बच्चा सुन नहीं पा रहा है। तो ऐसे श्रवण दोष जो कि अचानक हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें टाइम बहुत कम लगता है, तो ऐसे ही श्रवण दोष को हम अचानक श्रवण दोष के अंतर्गत लेते हैं। और बाकी मंद गति से होने वाला श्रवण दोष जो समय के साथ साथ धीरे धीरे होता है। चलिए बात करते हैं, अगला आपका है इसमें कारण के आधार पर, जिसमें 3 प्रकार के आते हैं। एक आपका एक्सोजेनस है, इंडोजेनस है और आपका एक आइडियोपैथिक है। इसको आप इसको आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी का। और चैनल पसंद आए, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।